स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट में। ये हमारी यूपी जी के कंप्लीट सीरीज का पार्ट 1 है। आज हम उत्तर प्रदेश की पहचान से जुड़े उन बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी तथ्यों को समझने वाले हैं, जो हैं इसका नाम, इसकी राजधानी और इसके राजकीय प्रतीक। जी हाँ, ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस चर्चा के बाद ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपने ये पूरी सीरीज ध्यान से देख ली तो समझ लीजिए यूपी जीके का आपका फाउंडेशन एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा। तो चलिए आज के सफर का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम राज्य के नाम का जो एवोल्यूशन है उसे समझेंगे, फिर इसकी राजधानी के सफर को ट्रैक करेंगे, इसके बाद राज्य के प्रतीकों का मतलब जानेंगे और अंत में एक क्विक रिवीजन के साथ सब कुछ पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाम का इतिहास समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जुड़े क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले सवाल यानी कि कालानुक्रमिक सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ नेम का मतलब आखिर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बदलावों की वजह से समय के साथ किसी राज्य का ऑफिशियल नाम बदला। और यकीन मानिए, ये टॉपिक सीधे तथ्यात्मक सवालों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। कहानी शुरू होती है 1836 में, जब ब्रिटिश प्रशासन ने इसे नाम दिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। फिर 1877 में अवध का विलय हुआ तो नाम में ओध भी जुड़ गया। 1902 में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन पर जोर देने के लिए इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड ऊध कहा गया। 1937 में इसे छोटा करके सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। और आखिर में 24 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना, तब इसे अपना मौजूदा नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और हाँ, ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है, वो जो 24 जनवरी की तारीख है ना, वो सीधे तौर पर 1950 में रखे गए नाम से जुड़ी है और इसे सेलिब्रेट करने की ऑफिशियल शुरुआत 2018 में हुई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का लिंक भी बन जाता है। तो इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है, नॉर्थ से यूनाइटेड तक, फिर उत्तर का ट्रैक। ये ट्रिक आपको नामों के एवोल्यूशन के फ्लो को याद रखने में बहुत मदद करेगी, यानी कि एक दिशा से पहचान तक का सफर। अब देखिए, जिस तरह राज्य का नाम बदला, ठीक उसी तरह सत्ता का केंद्र यानी कैपिटल भी बदलती रही। चलिए अब हम राज्य की राजधानी के दिलचस्प इतिहास को देखते हैं, जो इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक राजधानी या कैपिटल सिटी क्या होती है? ये वो शहर होता है जहां से सरकार अपना कामकाज चलाती है। और राजधानियों का बदलना ये आमतौर पर पॉलिटिकल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बेहतर बनाने से ही जुड़ा होता है। चलिए अब इस स्लाइड पर राजधानी का सफर देखते हैं। 1836 में राजधानी थी आगरा, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में इसे प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया ताकि ब्रिटिश अपना कंट्रोल और मजबूत कर सकें। फिर 1921 में लखनऊ को पार्शियल कैपिटल बनाया गया, मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज यहां शिफ्ट हुए। और अंत में 1945 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिल गया। और इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए ये छोटी सी कहानी बहुत मददगार है। आगरा ने शुरू किया, प्रयागराज ने संभाला, लखनऊ ने जमाया। ये आपको एग्जाम के प्रेशर में भी इसका क्रम याद रखने में मदद करेगा। चलिए अब हम इस सेशन के सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिस्से पर आते हैं, स्टेट सिंबल्स यानी राज्य प्रतीक। इनसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक डिटेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक जरूरी फैक्ट जिस पर नजर रहनी चाहिए, ये साल 1938 जब इन प्रतीकों को अपनाया गया था, ये एक सीधा एक नंबर का सवाल बनता है। इसे याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो राज्य चिन्ह है, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक कहानी कहता है। इसमें 2 मछलियां अवध के शासन को, धनुष बाण भगवान राम को और लहरदार रेखाएं गंगा यमुना के संगम को दर्शाती हैं। ये सांस्कृतिक एकता का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। चलिए जल्दी से इन प्रतीकों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस क्रेन जो अपने आजीवन जोड़े के लिए जाना जाता है, फूल है पलाश, पेड़ है अशोक और राजकीय खेल है हॉकी। ये सभी सीधे तथ्यात्मक प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल बन सकता है। साल 2011 में राजकीय पुष्प को ब्रह्म कमल से बदलकर पलाश कर दिया गया था। इस तरह के हाल के बदलावों के बारे में सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है, तो अब समय है कि हमने जो भी सीखा है उसे जल्दी से परख लिया जाए। ये रिकैप आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को और मजबूत करने में मदद करेगा। तैयार हैं? पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक। बताइए, उत्तर प्रदेश नाम कब अपनाया गया था? दूसरा सवाल राजधानी के इतिहास से है। वो कौन सा साल था जब लखनऊ पूर्ण राजधानी बना? तीसरा सवाल, राज्य प्रतीकों से एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न। बताइए, ऑफिशियल स्टेट स्पोर्ट क्या है? चौथा सवाल, ये आपकी गहरी समझ का परीक्षण करेगा। राज्य चिन्ह में जो 2 मछलियां हैं, उनका क्या मतलब है? और ये रहा अंतिम प्रश्न, वो मुश्किल वाला। याद है वो परीक्षा अलर्ट? राज्य पुष्प को किस वर्ष पलाश में बदला गया था? तो ये रहे सारे की पॉइंट्स एक जगह पर। नाम का क्रम 1836 से 1950 तक। राजधानी का सफर आगरा से लखनऊ तक। प्रतीक 1938 में अपनाए गए। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है और 2011 में राज्य पुष्प बदला गया था। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इस विश्लेषण को ध्यान से समझने पर यूपी जीके का आपका आधार पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। इस जानकारी को हर अभ्यर्थी तक पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को अगले स्तर पर ले जाएं। आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट में। हम आ गए हैं हमारी यूपी जीके कंप्लीट सीरीज के पार्ट 2 के साथ। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का भूगोल, उसकी सीमाएं और भौतिक संरचना। यकीन मानिए, अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो यूपी जीके का हर कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का लैटिट्यूड रेंज क्या है या फिर कौन सा जिला 4 राज्यों को छूता है, तो क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगे? यही वो सवाल है जो आखिर में रैंक तय करते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज का ये सेशन उत्तर प्रदेश के नक्शे को आपके दिमाग में, आप जानते हैं, हमेशा के लिए सेट कर देगा। इस सेशन के बाद आप ये चीजें कभी नहीं भूलेंगे, ये पक्का है। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। सबसे पहले हम यूपी का ग्लोबल एड्रेस जानेंगे, फिर राज्य की सभी सीमाओं को मैप करेंगे। उसके बाद एग्जाम के कुछ पसंदीदा जिलों के फैक्ट्स देखेंगे, फिर यूपी के अंदर के फिजिकल रीजन्स को समझेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन। तैयार है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है यूपी का ग्लोबल एड्रेस। मतलब हम पृथ्वी पर यूपी की एकदम सटीक लोकेशन पता करने जा रहे हैं। तो जब हम कहते हैं लोकेशन और एक्सटेंट, इसका आसान सा मतलब है किसी राज्य की एकदम सटीक भौगोलिक स्थिति। ये 3 चीजों से तय होती है: लैटिट्यूड यानी अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर और उसका क्षेत्रफल। आप इसे उस जगह का ग्लोबल एड्रेस मान सकते हैं। अब स्क्रीन पर कुछ बहुत जरूरी आंकड़े देखिए। यूपी का लैटिट्यूड रेंज है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड रेंज है 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। कुल क्षेत्रफल ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% है। और हाँ, ध्यान दीजिए, परीक्षा के लिए ये जरूरी है, क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का रैंक भारत में चौथा है। तो इस चौथी रैंक को याद कैसे रखें? इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। बस ये लाइन याद कर लीजिए: राजा, माधव, महायोद्धा। सिंपल। राजा से राजस्थान, माधव से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र और योद्धा जाहिर है उत्तर प्रदेश। तो हमारा यूपी चौथा योद्धा है। आसान है ना? अब राज्य के आकार की बात करते हैं। अगर आप इसे पूर्व से पश्चिम तक नापेंगे तो ये लंबा है, लगभग 650 किलोमीटर। लेकिन उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, करीब 240 किलोमीटर। तो इससे दिमाग में एक तस्वीर बनती है कि यूपी एक आयत जैसा है जो पूर्व पश्चिम दिशा में ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, लोकेशन तय हो गई। अब आते हैं एक और अहम टॉपिक पर, उत्तर प्रदेश की सीमाएं। ये लाइन सीधे एग्जाम में आती है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों को छूता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश को जो कि दिल्ली है, और 1 देश को जो नेपाल है। 8, 1 और 1। सिंपल। अब सीमाओं में 2 बातें हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं। सबसे लंबी सीमा वो है मध्य प्रदेश के साथ, पूरे 11 जिलों के साथ, और सबसे छोटी
वो है हिमाचल प्रदेश के साथ, जिससे सिर्फ एक जिला छूता है, और वो है सहारनपुर। ये दोनों फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें। नेपाल के साथ यूपी के कुल 7 जिले लगते हैं। नाम है पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब इतने नाम कैसे याद होंगे? इसके लिए भी एक ट्रिक है। बस इनके शुरुआती अक्षर याद रखिए, पी, ला, बा, श्र, बल, सिद्ध, मह। इससे एक वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे पायलट लाया बड़ा शरबत, बालक सिद्ध महा। जो भी आपको आसान लगे। चलिए अब उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जामिनर्स का, आप जानते हैं, बिल्कुल पसंदीदा है। कुछ खास जिले जिनके पास अनोखे भौगोलिक तथ्य हैं। ये स्लाइड दोस्तों सोने की खान है। हर पॉइंट एक संभावित सवाल है। नंबर 1, सोनभद्र। ये भारत का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसी वजह से इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। फिर आता है ललितपुर। नक्शे पर देखेंगे तो अजीब सा लटका हुआ दिखता है, क्योंकि ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और यहाँ यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। अगला सहारनपुर। ये 3 राज्यों को छूता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। और आखिर में हरदोई। ये एक भू-आबद्ध या लैंडलॉक्ड जिला है, मतलब इसकी सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती। तो अब तक हमने यूपी की बाहरी सीमा को देख लिया है। अब चलिए राज्य के अंदर चलते हैं और इसके भौतिक क्षेत्रों को देखते हैं। असल में यहाँ की जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है। यूपी को हम मोटे तौर पर 4 भौतिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे ऊपर है भाबर क्षेत्र। यह पहाड़ों के नीचे का कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, जहाँ नदियाँ गायब सी हो जाती हैं। उसके ठीक नीचे आता है तराई क्षेत्र। यह एक दलदली जमीन है। फिर आता है सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ हिस्सा, गंगा का मैदान। और बिल्कुल दक्षिण में है दक्षिणी पठार, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से भी जानते हैं। अब गंगा के मैदान में 2 तरह की मिट्टी मिलती है और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, खादर और बांगर। सिंपल सा फर्क है, खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी, ये बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है और ज्यादा उपजाऊ होती है। दूसरी तरफ बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये नदियों से दूर मिलती है और थोड़ी कम उपजाऊ होती है। खादर बेहतर है। एक और शब्द है जो एग्जाम में दिख जाता है, गली इरोजन यानी अवनालिका अपर्दन। इसका मतलब है जब बहता हुआ पानी जमीन में गहरी नालियां या बीहड़ बना देता है। और ध्यान दीजिए, परीक्षा के लिए ये जरूरी है कि ये समस्या यूपी में खास तौर से इटावा क्षेत्र में दिखी जाती है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं। ये स्लाइड आपका 1 स्लाइड रिवीजन नोट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? क्षेत्रफल में रैंक चौथा, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। नेपाल सीमा पर कितने जिले? 7। कौन सा जिला 4 राज्यों को छूता है? सोनभद्र। भू-आबद्ध जिला हरदोई। मुख्य मिट्टी के प्रकार जलोढ़, जिसमें खादर और बांगर आते हैं। और मुख्य अपर्दन का प्रकार इटावा में अवनालिका अपर्दन। परफेक्ट। तो अब जब यूपी का पूरा नक्शा दिमाग में साफ हो गया है, तो अगला तार्किक कदम क्या है? बिल्कुल सही, इन क्षेत्रों से बहने वाली नदियों के रास्ते को समझना। तो हमारे अगले विश्लेषण में हम यूपी की नदियों और जल निकासी प्रणाली को विस्तार से समझेंगे। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश से सारी की सारी नदियां हटा दी जाएं तो क्या बचेगा? ना खेती होगी, ना शहर बसेंगे, ना ही कोई सभ्यता। सच तो यह है कि नदियां ही यूपी की असली लाइफलाइंस हैं। नमस्कार, आज हम उत्तर प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र का, आप कह सकते हैं, एक पूरा डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। हम नदियों के सोर्स से लेकर उनके संगम तक हर जरूरी पहलू को समझेंगे, खासतौर पर उन पॉइंट्स को जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम नदी प्रणाली की बेसिक्स को समझेंगे, फिर यूपी की सबसे जरूरी नदी गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बात करेंगे। उसके बाद प्रदेश की खास झीलें और सिंचाई व्यवस्था को देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की नदी प्रणाली को आखिर इसकी जीवन रेखा क्यों कहा जाता है और इसका आधार क्या है। तो सबसे पहले ये ड्रेनेज सिस्टम आखिर होता क्या है?
देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है किसी भी इलाके की सारी नदियों का नेटवर्क, कि वो बहती कैसे हैं, निकलती कहाँ से हैं और मिलती कहाँ पर हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ का पूरा सिस्टम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पर ही टिका हुआ है। अच्छा, तो आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए सीधे चलते हैं इस सिस्टम के दिल पर, यानी गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियां, जो सच में इस प्रदेश की धमनियों की तरह हैं, जो इसे जिंदा रखती हैं। अब ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी, जैसा हम जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पर एग्जाम के लिए जो 2 पॉइंट सबसे जरूरी हैं वो हैं इसकी एंट्री और एग्जिट। याद रखिए, गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से एंटर करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। ये दोनों नाम अक्सर पूछे जाते हैं। ये नदी प्रदेश के 28 जिलों से गुजरती है और यही यूपी की सबसे लंबी नदी भी है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों जिलों के नाम याद कैसे रखें। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बे से बल्ला, बी मतलब बिजनौर जहां से एंट्री हुई, और बल्ला मतलब बलिया जहां से एग्जिट हुई। बे से बल्ला, बस इतना सा याद रखना है आपको। अब बात करते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, वहां गंगा से मिल जाती है। एक और चीज जो एग्जाम में बार बार आती है वो है इसके किनारे बसे शहर, मथुरा, आगरा, इटावा। इन नामों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहीं से बनते हैं। अब कुछ और जरूरी नदियों को भी देख लेते हैं। इनमें गोमती नदी बहुत स्पेशल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं, बल्कि मैदानी इलाके में मौजूद फुलहर झील से निकलती है। ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर आती है रामगंगा, जो कन्नौज में गंगा से मिलती है, और सोन नदी, जिसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है। इन सभी के ओरिजिन पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। ये भारत का पहला बड़ा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। इसका मकसद बहुत सीधा है। जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी को उस इलाके में भेजना जहां पानी की कमी है। ये करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी दोनों के लिए एक हॉट टॉपिक है। नदियों की बात तो हो गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रदेश के दूसरे जरूरी जल स्रोतों यानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों पर एक नजर डालते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, झील या लेक क्या है? पानी का एक ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो। ये नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल यानी इंसानों द्वारा बनाई गई भी। ये टेबल एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 नाम तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। पहला, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ये सवाल तो एक क्लासिक है, बार बार आता है। और दूसरा, पीलीभीत में फुलहर झील। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि यहीं से गोमती नदी निकलती है। इसके अलावा आगरा की कीठम झील और संत कबीर नगर की बखीरा झील भी याद रखिएगा। अब इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए भी एक मजेदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद कर लीजिए, गोविंद राम बखीरा के फूल लाया आंटी। इस एक लाइन से आपको गोविंद बल्लभ, रामगढ़, बखीरा, कीठम, फुलहड़, लाख बहोसी और औंधी ताल जैसी जरूरी झीलों के नाम आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है, तो हमने नदियां और झीलें कवर कर लीं। अब हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, सिंचाई, नहरें और बांध। मतलब अब हम देखेंगे कि इन पानी के स्रोतों को इंसान खेती और दूसरे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। सिंचाई यानी इरिगेशन का मतलब तो हम सब जानते हैं, फसलों को बनावटी तरीके से पानी देना। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है, ये प्रोसेस कितनी जरूरी होगी ये हम सब समझ सकते हैं। ये बार चार्ट एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का किंग कौन है? नलकूप यानी ट्यूबवेल्स। आप सोचिए, लगभग 7.5%, मतलब 3/4 सिंचाई सिर्फ और सिर्फ नलकूपों से होती है। ये फैक्ट सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर आती है नहरें। अब कुछ खास बांध और नहरें देख लेते हैं। सोनभद्र में रेहंद नदी पर बना रेहंद बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनी है। देखा कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट बांध है। और नहरों में एक नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, शारदा नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। ये एक मस्ट नो फैक्ट है। चलिए,
तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक छोटे से क्विज के साथ पक्का कर लेते हैं। ये एक क्विक नॉलेज चेक है। पहला सवाल आपके लिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। वो कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं बल्कि एक मैदानी झील फुल्लर झील से निकलती है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है गोमती नदी। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है और ये कहां पर है? सोचिए, हमने इस पे खास जोर दिया था। और इसका सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि सोनभद्र में है। और जाते जाते एक बार फिर से इन सबसे जरूरी पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा, सिंचाई का मुख्य जरिया नलकूप, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। गंगा की एंट्री बिजनौर से और एग्जिट बलिया से। गोमती का उद्गम फुलहर झील से और सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर। ये वो फैक्ट्स हैं जो इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए और आप एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट में। एक बात तो सब जानते ही हैं कि यूपी सिर्फ पॉपुलेशन में ही बड़ा नहीं है, पॉलिटिकल पावर में भी किंग मेकर है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के इसी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये लाइन यूपी के इम्पोर्टेंस को बिल्कुल साफ साफ बता देती है। सिंपल शब्दों में कहें तो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इसका फैसला करने में सबसे बड़ा रोल अक्सर उत्तर प्रदेश का ही होता है। सचमुच देश की पॉलिटिक्स की धुरी यहीं से घूमती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले यूपी किंग मेकर क्यों है, फिर यहाँ कानून कैसे बनता है, उसके बाद स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, कुछ पॉलिटिकल फर्स्ट्स और माइलस्टोन्स, और आखिर में एग्जाम के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि आखिर वो कौन से नंबर्स हैं, कौन सी सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश को नेशनल पॉलिटिक्स का इतना बड़ा सेंटर पॉइंट बनाती हैं, और क्यों हर इलेक्शन में सबकी नज़र यूपी पर ही टिकी रहती है। यूपी का इंपॉर्टेंस तो समझ आ गया, लेकिन ये स्टेट चलता कैसे है, इसके लिए हमें इसकी लॉ मेकिंग मशीनरी को समझना होगा। ये स्टेट के गवर्नेंस की आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसकी असली नींव है। उत्तर प्रदेश में है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। बाई कैमरल यानी 2 सदन। यहाँ कानून बनाने के लिए 2 हाउसेस हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसका फायदा ये है कि कोई भी कानून 2 अलग अलग लेवल्स पर चेक हो जाता है। अब इन दोनों हाउसेस में मेन डिफरेंस क्या है? विधानसभा यानी लोअर हाउस सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें 403 मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्ट जनता चुनती है। वहीं दूसरी तरफ है विधान परिषद यानी अपर हाउस। ये एक परमानेंट हाउस है जिसमें 100 मेंबर्स होते हैं और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 403, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये इंडिया में किसी भी स्टेट की विधानसभा सीट्स का सबसे बड़ा नंबर है। यही यूपी के पॉलिटिकल वेट को दिखाता है। और ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है। इन 403 सीट्स में से 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी के लिए और 25 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। ये डेटा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है। अब एक मजेदार ट्रिक, उन जिलों को कैसे याद रखें जहां सबसे कम विधानसभा सीट्स हैं? बस एक लाइन याद रखिए, CMS में 2-2, C से चित्रकूट, M से महोबा और S से श्रावस्ती। इन तीनों जिलों में सिर्फ 2-2 सीट्स हैं। सिंपल। चलिए अब नेशनल लेवल पर यूपी का इम्पैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 मेंबर्स जाते हैं और राज्यसभा में 31। ये 80 सीट्स का फिगर ही है जो तय करता है कि सेंटर में पावर किसके हाथ में होगी, और इसीलिए यूपी को किंग मेकर कहा जाता है। ओके, तो कानून बनाने वाले तो हो गए। अब बात करते हैं उनकी जो इन कानूनों को जमीन पर उतारते हैं। मतलब इतने बड़े स्टेट का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ से डायरेक्ट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश को 18 डिविजन्स यानी मंडलों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नया है अलीगढ़। इन डिविजन्स के अंदर आते हैं कुल 75 जिले और तहसीलों की संख्या लगभग 350 से ज्यादा है। अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना
1866 में आगरा में हुई थी। बाद में 1869 में इसे प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ये स्लाइड स्टेट में पावर के पूरे स्ट्रक्चर को एकदम क्लियर कर देती है। सबसे ऊपर हैं गवर्नर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो असल में स्टेट को चलाते हैं। उनके बाद कानून बनाने वाली विधानसभा और विधान परिषद, और पैरेलल चलती हैं हमारी जुडिशरी यानी हाई कोर्ट। चलिए अब उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो स्टैटिक जीके का आप कह सकते हैं गोल्ड माइन है। यहाँ से एग्जाम्स में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत। सुचेता कृपलानी ना सिर्फ यूपी की बल्कि पूरे इंडिया की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थीं। ठीक उसी तरह सरोजिनी नायडू भी इंडिया की पहली महिला गवर्नर थीं, और वो भी उत्तर प्रदेश से ही। असेंबली के पहले स्पीकर पुरुषोत्तम दास टंडन थे और पहले लोकायुक्त विशंभर दयाल। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक क्विक फाइनल रिवीजन करते हैं। समझ लीजिए ये आपकी अल्टीमेट चीट शीट है जिसका हर पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आइए सभी इंपॉर्टेंट नंबर्स पर एक आखिरी नजर डालते हैं। लेजिस्लेचर है बाइकैमरल, असेंबली में 403 सीट्स, काउंसिल में 100, नेशनल लेवल पर लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31, एडमिनिस्ट्रेशन में 18 डिविजन्स और 75 जिले, और जुडिशरी में हाई कोर्ट जो 1866 में बना था। ये नंबर्स आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना याद है। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेचर का टाइप क्या है? बिल्कुल सही, बाइकैमरल यानी द्विसदनीय। ठीक है, अगला सवाल, यूपी विधानसभा में टोटल सीट्स कितनी हैं? ये नंबर तो याद ही होगा, एकदम करेक्ट, 403। सवाल नंबर 3, वो मैजिक नंबर क्या है जो यूपी को किंग मेकर बनाता है? यानी लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जबरदस्त, 80 सीटें। और आज का आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूरे इंडिया की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थीं? उनका नाम है सुचेता कृपलानी। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ उत्तर प्रदेश की पॉलिटी से जुड़ी आपकी समझ अब और भी मजबूत हो गई है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उस पावर की कहानी है जो इंडिया की दिशा तय करती है। इस इंपॉर्टेंट एनालिसिस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम जल्द ही इस सीरीज के अगले पार्ट में यूपी की इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट में। आज हम उत्तर प्रदेश सेंसस 2011 के डेटा को आसान भाषा में डीकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो ब्लूप्रिंट है जहां से एग्जाम्स के सबसे ट्रिकी सवाल निकल कर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही मशहूर बात है कि यूपी को समझना है तो पॉलिटिक्स नहीं, पॉपुलेशन देखो। ये जो सेंसस का डेटा है ना, ये बिल्कुल बोरिंग नहीं होता। ये असल में फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होता है और हम इसे ही क्रैक करेंगे। तो इस पॉपुलेशन कोड को क्रैक करने से पहले जरूरी है कि हम सेंसस 2011 के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लें। इससे हमारी नींव मजबूत होगी और आगे के फैक्ट्स आसानी से समझ आएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये सेंसस या जनगणना आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक ऑफिशियल पॉपुलेशन सर्वे है जो सरकार हर 10 साल में कंडक्ट करवाती है, और इंडिया में इसे कंडक्ट करने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की होती है। सिंपल, लेकिन एग्जाम के लिए एक जरूरी पॉइंट। अब सवाल उठता है कि सेंसस इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इससे सिर्फ पॉपुलेशन काउंट नहीं होती, देश के रिसोर्सेज कहाँ कितने लगेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसीज का बेस क्या होगा, सरकारी योजनाएं कैसे बनेंगी, और यहाँ तक कि चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन, मतलब सब कुछ इसी डेटा पर डिपेंड करता है। एक तरह से ये देश के डेवलपमेंट की डायरेक्शन तय करता है। अब जब हमने इस डेटा की इम्पोर्टेंस समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश आखिर कितना बड़ा है। इसकी विशालता का अंदाजा आपको अगले कुछ आंकड़ों से लगेगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी थी लगभग 20 करोड़। ये भारत के टोटल पॉपुलेशन का 16.51% था। इसका मतलब साफ है, उस समय देश का हर चौथा इंसान उत्तर प्रदेश का निवासी था। सोचिए,
और सोचिए, अगर यूपी एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे आबादी वाला देश होता। सिर्फ चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया ही इससे आगे होते। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इतनी बड़ी आबादी से जुड़े हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, पॉपुलेशन डेंसिटी और सेक्स रेशियो। और इनके डेटा में कुछ ऐसे विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जहां से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 829 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब यहाँ लोग काफी घनी आबादी में रहते हैं, जो कि नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। अब इसके दो एक्सट्रीम्स देखिए, सबसे ज्यादा डेंसिटी है गाजियाबाद में और सबसे कम है ललितपुर में। इसे याद रखने की एक सिंपल सी स्मार्ट ट्रिक है, गा लाल ऑपोजिट, गा से गाजियाबाद यानी हाईएस्ट और लाल से ललितपुर यानी लोएस्ट। आसान है ना? अब बात करते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो की। यूपी का सेक्स रेशियो है 9:12, यानी हर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये नेशनल एवरेज से कम है, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ भी एक विरोधाभास है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है जौनपुर में 1024, जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। वहीं सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में, सिर्फ 851। इसे याद करने का तरीका, जाओ ज्यादा गौतम कम। सोचने वाली बात है कि इतना इकोनॉमिकली डेवलप्ड जिला, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है। अब आते हैं एग्जाम के सबसे फेवरेट ट्रैप पर, द लिटरेसी पैराडॉक्स। साक्षरता यानी लिटरेसी रेट के डेटा में एक ऐसा ट्विस्ट है जहां अक्सर एस्पिरेंट्स गलती कर जाते हैं। लेट्स सी। यूपी की ओवरऑल साक्षरता दर 67.7% है। यहाँ लिटरेसी का मतलब है कि 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो। ओवरऑल लिटरेसी में सबसे आगे है गौतम बुद्ध नगर और सबसे पीछे है श्रावस्ती। ये तो एक सीधा सा फैक्ट है, लेकिन असली ट्विस्ट अब आने वाला है। लेकिन एक सवाल, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर यानी फीमेल लिटरेसी रेट किस जिले में है? यही है वो एग्जाम ट्रैप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसका जवाब है कानपुर नगर। अब इस पैराडॉक्स को समझिए। ओवरऑल लिटरेसी में गौतम बुद्धा नगर टॉप पर है, लेकिन जब बात फीमेल लिटरेसी की आती है तो कानपुर नगर आगे है। इसको याद करने के लिए स्मार्ट ट्रिक है, GN ओवरऑल, KN फीमेल। इसे जरूर याद रखें। आखिर में चलिए देखते हैं कि ये विशाल आबादी रहती कहाँ है, यानी यूपी शहरी है या ग्रामीण। ये आंकड़े इसकी बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है प्रयागराज और सबसे कम आबादी वाला जिला है महोबा। ये आम तौर पर याद रखने लायक सीधे से फैक्ट्स हैं। और इन आंकड़ों को देखिए, बड़े बड़े शहरों के बावजूद यूपी की लगभग 77.7% आबादी गांव में रहती है। इसका मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश मूल रूप से एक ग्रामीण प्रधान राज्य है। यह एक बेहद जरूरी फैक्ट है। तो अब तक हमने सारे जरूरी डेटा पॉइंट्स को समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक फाइनल केस बोर्ड पर कंसोलिडेट करते हैं ताकि आपका रिवीजन एकदम आसान हो जाए। ये टेबल आपकी मास्टर की है। इसमें सारा कंपैरेटिव डेटा एक ही जगह है। डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, पॉपुलेशन, सबके हाईएस्ट और लोएस्ट जिलों के नाम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिक्योर कर सकता है। चलिए एक रैपिड फायर चेक हो जाए। यूपी की पॉपुलेशन 2011 में, डेंसिटी, हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला, टॉप फीमेल लिटरेसी, अर्बन परसेंटेज। अगर इनके जवाब आपके दिमाग में तुरंत आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तो ये था उत्तर प्रदेश सेंसस 2011 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर इस एनालिसिस से आपकी समझ बेहतर हुई तो इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। अगले हिस्से में हम यूपी की इकोनॉमी और उसकी जरूरी स्कीम्स पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। स्वागत है आपका SSC डिस्कशन पॉडकास्ट में। ये हमारी उत्तर प्रदेश कंप्लीट सीरीज का पार्ट 6 है। देखिए, पिछले सेशंस में हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और सेंसस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम यूपी की बिल्कुल आत्मा में उतरेंगे। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जनजातियों को समझेंगे। अक्सर लोग यूपी को बस पॉपुलेशन और पॉलिटिक्स से जानते हैं, लेकिन असली यूपी
वो तो छुपा है उसके डांस, म्यूजिक, मेले और ट्राइब्स में। और सुनिए, एग्जाम्स में कल्चर से डायरेक्ट सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। हम 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले यूपी के डांस और म्यूजिक की दुनिया में चलेंगे, फिर यहाँ के रंग बिरंगे मेले और त्योहार देखेंगे, उसके बाद राज्य की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानेंगे और बिल्कुल आखिर में एक फाइनल एग्जाम रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ याद हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भूमि की लय। यहाँ हम उत्तर प्रदेश के डांस और म्यूजिक की गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। 2 तरह के डांस फॉर्म्स के बीच का फर्क देखिए। एक होता है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। इसके पक्के नियम होते हैं जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ है फोक डांस यानी लोक नृत्य। ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा है, स्थानीय लोगों का, मौसम का और त्योहारों का डांस है। अब बात करते हैं यूपी के क्लासिकल डांस की। तो यहाँ का एक ही क्लासिकल डांस है, कथक। ये कथा शब्द से बना है जिसका मतलब होता है कहानी सुनाना। इसके 2 सबसे बड़े घराने हैं, लखनऊ और बनारस। इसकी पहचान है बहुत तेज फुटवर्क, गोल गोल घूमना जिसे चक्कर कहते हैं, और चेहरे पर कमाल के एक्सप्रेशंस। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है। यूपी का एकलौता क्लासिकल डांस कथक ही है। चलिए अब लोक नृत्यों की बात करें। इमेजिन कीजिए ब्रज का चरकुला डांस, जहां डांसर अपने सर पर 108 दियों का एक पहिया रखकर नाचती है। अमेजिंग! फिर है सोनभद्र का कर्मा डांस, जो फसल काटने की खुशी में होता है। और बुंदेलखंड में 2 बहुत मशहूर हैं, पाई डंडा, जो एक तरह से वहां का दंडिया है, और सेरा, जो फसल काटने के बाद किया जाता है। जैसे डांस, वैसे ही यूपी के लोकगीत भी बड़े जबरदस्त हैं। मिर्जापुर में जैसे ही मानसून आता है, हर तरफ कजरी के सुर गूंजने लगते हैं। पूर्वांचल में बिरहा गाया जाता है, जिसमें बिछड़ने का दर्द महसूस होता है। और जब बात हो जोश और वीरता की, तो बुंदेलखंड का अल्हाज सबसे आगे है। तो डांस और म्यूजिक के इस सफर के बाद चलिए अब यूपी के मेले और त्योहारों के रंग देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। और जब मेलों की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है कुंभ मेला का। ये प्रयागराज में हर 12 साल में होता है। सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। इतना बड़ा कि इसे यूनेस्को ने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा भी दिया है। एग्जाम में इस पर अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। लेकिन कुंभ के अलावा भी यूपी में कई अनोखे मेले लगते हैं, जैसे आगरा का बाटेश्वर मेला, जो एक बहुत बड़ा पशु मेला है। मीरठ का नौचंदी मेला, जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक जिंदा मिसाल है। ऐसे ही बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला और आगरा में सुलह कुल फेस्टिवल, ये सभी भाईचारे का संदेश देते हैं। अच्छा, इतने सारे मेले याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, PAMBS। चलिए इसे फटाफट डिकोड करते हैं। P से प्रयागराज का कुंभ, A से आगरा, जहां बातेश्वर और सुलह कुल दोनों हैं, M से मेरठ का नौचंडी, B से बाराबंकी का देवा मेला, और S से सहारनपुर का शाकुंभरी मेला। सिंपल? ओके, अब हम अपने तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है उत्तर प्रदेश की प्राचीन जनजातियों के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जनजाति या ट्राइब होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो अपनी एक अलग यूनिक संस्कृति, भाषा, परंपरा और अक्सर एक अलग-थलग भौगोलिक क्षेत्र बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है थारू। ये आपको मिलेंगे तराई क्षेत्र में, खास तौर पर गोरखपुर के आसपास। अब जो मैं बताने वाली हूँ उस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व यानी दुख के त्योहार के रूप में मनाती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस दिन वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट जनजाति है बुक्सा। बस इनका लोकेशन याद रखना है। ये मुख्य रूप से बिजनौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। थारू तराई में, बुक्सा बिजनौर में। अब एक डायरेक्ट फैक्ट जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है? इसका एक ही जवाब है, सोनभद्र। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खासकर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेस्ट विलेज यानी वन ग्राम कहाँ है?
ये भी सोनभद्र जिले में ही है और इस गांव का नाम है बेलहाथी। तो अगर हम यूपी की जनजातियों की एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो कुछ कॉमन चीजें दिखती हैं। ये ज्यादातर तराई और विंध्य क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी रोजी रोटी खेती और जंगल के प्रोडक्ट्स पर चलती है। इनके अपने अलग रीति रिवाज हैं और इनमें साक्षरता दर आम तौर पर थोड़ी कम होती है। तो अब तक हमने डांस, फेस्टिवल्स और ट्राइब्स सब कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है एक क्विक फाइनल रिवीजन का, ताकि ये सारे फैक्ट्स दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं। पहला सवाल, बताइए कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? सोचा? सही जवाब है थारू जनजाति। दूसरा सवाल, यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है? याद है ना? जवाब है सोनभद्र। और आखिरी सवाल, वीर रस से भरा आला लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये है बुंदेलखंड से। चलिए अब बिल्कुल तेजी से एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। यूपी का क्लासिकल डांस कथक, चरकुला डांस ब्रज क्षेत्र, कर्मा डांस सोनभद्र, कुंभ मेला प्रयागराज हर 12 साल में, थारू जनजाति तराई रीजन, बुक्सा जनजाति बिजनौर रीजन और सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी वाला जिला सोनभद्र। परफेक्ट। तो इसके साथ उत्तर प्रदेश के आर्ट, कल्चर और ट्राइब्स का कंप्लीट कवरेज हो गया है। अगले विश्लेषण में हम यूपी की इकोनॉमी और यहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज को डिटेल में समझेंगे। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे जरूर शेयर करें और आगे के डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट में। और बिल्कुल इसी पावरफुल सोच के साथ चलिए आज यूपी की इकोनॉमी की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये है हमारी उत्तर प्रदेश कंप्लीट सीरीज का पार्ट 7 और आज हम बात करने वाले हैं यूपी के फाइनेंशियल बैकबोन की, उसकी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज की। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जो यूपी की इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है, एग्रीकल्चर। यही वजह है कि यूपी को फूड बोल ऑफ इंडिया यानी भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। ये एग्रीकल्चर होता क्या है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है फसल उगाना, पशुपालन, बागवानी, यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे खाना यानी फूड और कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता हो। तो सवाल ये उठता है कि यूपी में खेती इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्टेट में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। दूसरा, ये देश की फूड सिक्योरिटी को पक्का करती है। और तीसरा, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, उनको कच्चा माल भी यहीं से मिलता है। अब ये स्लाइड इस पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि ये एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। चाहे गेहूं हो, गन्ना, आलू, दूध या फिर टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इन सभी में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। इस डेटा से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आना बहुत कॉमन है, तो इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे स्पेशल क्रॉप जोन्स और ब्रांड्स को जो यूपी की एग्रीकल्चर को एक अलग ही पहचान देते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आंवला के लिए प्रतापगढ़ इतना फेमस है कि उसे आंवला सिटी ही कहने लगे हैं। पान की बात करें तो बुंदेलखंड का महोबा का नाम आता है। और हाँ, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, भारत की इकलौती सरकारी ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर में है। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। फिर आम की बात करें तो मलिहाबाद का दशहरी और वाराणसी का लंगड़ा आम दोनों ही मशहूर हैं। और हाँ, जब एक्सपोर्ट होता है ना, तो आलू ताज ब्रांड के नाम से जाता है और आम नवाब ब्रांड के नाम से। ये स्टैटिक जीके के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, तो यूपी की खेती इतनी प्रोडक्टिव है क्यों? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। यहाँ की मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल बहुत उपजाऊ है, नदियों का एक घना नेटवर्क है, खेती काफी हद तक मॉनसून पर डिपेंड करती है, और हाँ, नहरों से सिंचाई यानी कैनल इरिगेशन यहाँ बहुत कॉमन है। तो ये तो हुई जमीन के ऊपर की बात। अब चलते हैं यूपी के अंडरग्राउंड खजाने की तरफ, यानी चलिए अब यहाँ के मिनरल्स को समझते हैं। तो मिनरल होता क्या है? बेसिकली ये एक नेचुरली मिलने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। सिंपल। एक चीज जो ध्यान में रखनी है,
वो ये कि यूपी में ज़्यादातर मिनरल्स आपको सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगे, खासकर विंध्या रीजन और सोनभद्रा बेल्ट में। चलिए अब कुछ में मिनरल्स और उनकी लोकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले यूरेनियम, ये मिलता है ललितपुर में। ध्यान दीजिए, एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर आता है कोयला, जो सोनभद्र के सिंगरौली एरिया में मिलता है, और यहीं से थर्मल पावर प्लांट्स को फ्यूल मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जो मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। सिलिका सैंड प्रयागराज के शंकरगढ़ में, और बॉक्साइट बंदा चंदौली रीजन में पाया जाता है। तो हमने खेती देख ली, मिनरल्स देख लिए, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो यूपी की इकोनॉमी का असली इंजन है, उसकी इंडस्ट्रीज की। चलिए यूपी की इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी को समझते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फैक्ट्रीज में तैयार सामान बनाया जाता है। बेसिकली ये इकोनॉमी का वैल्यू एडिशन स्टेज है। ओके, ये स्लाइड, इससे तो आप बिल्कुल घोल के पी जाइए। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक है ये। कानपुर, जिसे कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, लेदर और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहां आईटी पार्क्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। भदोही, कार्पेट सिटी, यहाँ के हाथ से बने कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। मुरादाबाद, पीतल नगरी यानी ब्रास सिटी। फिरोजाबाद, कांच नगरी यानी ग्लास सिटी। अलीगढ़, ताला नगरी यानी लॉक सिटी। और कन्नौज को इत्र नगरी यानी परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है, और गोरखपुर में टेराकोटा क्राफ्ट्स का। अब इन सब इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने एक बहुत ही अनोखी और सक्सेसफुल स्कीम शुरू की है, जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या ओडीओपी है क्या? ये एक सरकारी इनिशिएटिव है जिसका मकसद है कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक खास, एक यूनिक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कराया जाए, ताकि वो प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान बन जाए। तो इस स्कीम का पर्पस क्या है? इसके 3 मेन गोल्स हैं। पहला, लोकल आर्टिजन्स को प्रमोट करना। दूसरा, उनके बनाए प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना। और तीसरा, लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट पैदा करना। विन विन सिचुएशन है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए अब टाइम है एक क्विक रिकैप का। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज, देखते हैं आपको कितना याद रहा। चलिए, पहला सवाल, इंडिया की ओनली गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ है? याद कीजिए, हमने इस पर जोर दिया था, और सही जवाब है गाजीपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? ये तो आसान है, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है कानपुर। और अब आखिरी सवाल, फेमस काला नमक राइस किस डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी प्रोडक्ट है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, सोचिए। इसका सही जवाब है सिद्धार्थनगर। तो चलिए एक फाइनल रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। यूपी नंबर 1 है गेहूं, गन्ना, आलू और दूध में। ओपीएम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर। यूरेनियम, ललितपुर। कोयला, सिंगरौली सोनभद्रा में। यूपी का मैनचेस्टर, कानपुर। ब्रास सिटी, मुरादाबाद। और ओडीओपी स्कीम क्या करती है? हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को प्रमोट करके एक्सपोर्ट बढ़ाती है। तो इन पॉइंट्स के साथ आपने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के कोर को समझ लिया है। इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगले पार्ट में हम यूपी के गवर्नमेंट स्कीम्स पर बात करेंगे, तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट में। तो ये है हमारी उत्तर प्रदेश कंप्लीट सीरीज का बिल्कुल आखिरी यानी फाइनल पार्ट। और हाँ, ये सबसे पावरफुल भी है, क्योंकि इस अंतिम अध्याय में हम वो सभी जरूरी चीजें कवर करेंगे जो आपको एग्जाम में बाकी सबसे आगे ले जाएंगी। देखिए, इस बात को ना बिल्कुल हल्के में मत लेना। अक्सर क्या होता है, आखिरी टाइम पर की गई एक छोटी सी गलती सबसे भारी पड़ जाती है। इस पार्ट में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि अगर एक भी मिस हो गया ना, तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम ऊपर से नीचे जा सकता है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इसे मास्टर करते हैं। ओके, तो ये है पार्ट 8, हमारा फाइनल चैप्टर। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? यूपी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, आने वाले एग्जाम्स के लिए सुपर हिट करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अक्सर छुपे रहते हैं, और एग्जाम के लिए जरूरी जनरल नॉलेज। मतलब इस एक सेशन के बाद यूपी का स्टैटिक और करंट दोनों बिल्कुल तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है यूपी के मेजर इंस्टीट्यूट्स।
दोस्तों, एग्जाम्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई ये रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है। चलिए आज इसे ऐसे याद करते हैं कि कभी भूले ही ना। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटीज की। उत्तर प्रदेश में दो बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटीज हैं। एक है आईआईटी कानपुर और दूसरा है आईआईटी बीएचयू वाराणसी। अब इन्हें याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। सोचिए, कानपुर क्या है? एक इंडस्ट्रियल हब, मतलब कोरटेक। तो कानपुर में है कोरटेक वाला आईआईटी। और वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक हेरिटेज सिटी है, इसलिए वहां है विंटेज फील वाला आईआईटी। कोरटेक, विंटेज टेक, इजी है ना? अब चलिए कुछ और जरूरी इंस्टीट्यूट्स पर एक नजर डालते हैं। पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी विष पर रिसर्च, ये है लखनऊ में। दालों पर रिसर्च यानी पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में। सब्जियों पर रिसर्च के लिए वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वाराणसी में। और झांसी के बुंदेलखंड वाले सूखे इलाके में ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां चारे पर काम होता है। अच्छा, अब यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक कॉमन एग्जाम ट्रैप है। देखिए, शुगरकेन यानी गन्ने पर रिसर्च होती है लखनऊ में, क्योंकि यूपी गन्ना प्रोडक्शन में नंबर 1 है। लेकिन शुगर यानी चीनी पर रिसर्च होती है कानपुर में, जहां उसकी प्रोसेसिंग पर फोकस किया जाता है। तो इसे याद रखिए, गन्ना लखनऊ में और चीनी कानपुर में। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ के बायोटेक पार्क में बनाया गया है। डीएनए बैंक बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां अलग-अलग जीवों के डीएनए सैंपल्स को फ्यूचर रिसर्च, फोरेंसिक जांच और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए सेफ रखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस सेक्शन की तरफ जो आपको कंपटीशन में आगे रखेगा। ये है 2025-26 एग्जाम्स के लिए सबसे फ्रेश और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, 11। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। जरा सोचिए, ये नंबर आखिर है क्या? तो ये नंबर है उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स के टोटल संख्या का। जी हाँ, अब यूपी में टोटल 11 रामसर साइट्स हो गई हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है कि जो सबसे लेटेस्ट वाली है वो है पटना बर्ड सैंक्चुरी, और ये ईटा डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह का नंबर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आ सकता है। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स का। इंडिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन वाराणसी के नमो घाट कर। लखनऊ में राजभवन का नया नाम जन भवन। यूपी की पहली सोलर सिटी बनेगी अयोध्या। इंडिया की पहली एआई सिटी डेवलप हो रही है लखनऊ में। इंडिया की पहली नाइट सफारी शुरू हो रही है लखनऊ के कुकरेल में। और एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट गोंडा में लगा है। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। एक और नंबर स्क्रीन पर 5 उत्तर प्रदेश ने इस नंबर के साथ एक यूनिक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। क्या हो सकता है ये? उत्तर प्रदेश इंडिया का इकलौता यानी दी ओनली स्टेट है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बिल्कुल सही सुना। इनके नाम हैं जेवर जो नोएडा में है, अयोध्या, कुशीनगर, लखनऊ और वाराणसी। ये एक डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो एग्जाम्स में थोड़ा घुमा कर पूछे जाते हैं। ये सेक्शन आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। यूपी के इतिहास के कुछ लैंडमार्क्स देखते हैं। कानपुर का भीतरगांव मंदिर जो गुप्ते पीरियड का है, ये भारत के सबसे पुराने ईंटों से बने मंदिरों में से एक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मीरठ से हुई थी और काकोरी ट्रेन एक्शन की डेट 9 अगस्त 1925। इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत बार पूछी जाती है। 1857 की क्रांति में यूपी से कई बड़े नेता आगे आए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लीड किया। एक स्पेशल नाम है चित्तू पांडे का। इन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम बलिया में एक पैरेलल गवर्नमेंट यानी समांतर सरकार बना ली थी। चलिए अब आते हैं अपने एग्जाम बूस्टर सेक्शन पर। एक रैपिड फायर राउंड होगा जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे टॉपिक्स का जो हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया था। ध्यान दीजिए, इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं। इसकी डेट और आर्टिकल्स की संख्या
दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत से पुराने टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। इसके 3 मेन टाइप्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि खुले दूध और ब्रेड पर 0% जीएसटी लगता है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकिंग की लैंग्वेज में जब कोई लोन 90 दिन तक चुकाया नहीं जाता, मतलब ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट, तो उस लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। सबसे जरूरी बात है ये 90 दिन की टाइम लिमिट, इसे जरूर याद रखें। कंप्यूटर से जुड़ा एक सवाल, फायरवॉल क्या है? सिंपल भाषा में ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को हैकर से या अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ये आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक पर नजर रखता है। ई कोली ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। अगर ये पानी में मिलता है तो ये इस बात का साफ संकेत है कि पानी गंदा है और उसमें फीकल कंटैमिनेशन है। ये वाटर पोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो चलिए इस सेशन के सबसे ज़रूरी नए फैक्ट्स को इस टेबल से फटाफट रिवाइज करते हैं। 11वें रामसर साइट एटा में, एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में और एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट गोंडा में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। और ये है हमारी फाइनल चेकलिस्ट, वो पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। यूपी में 2 आईआईटीज, कानपुर और बीएचयू। एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में। टोटल रामसार साइट्स 11। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 5। 1857 की क्रांति की शुरुआत मीरठ से। यूडीएचआर में 30 आर्टिकल्स और एनपीए के लिए 90 दिन का पीरियड। इसके साथ ही हमारी उत्तर प्रदेश कंप्लीट सीरीज यहाँ पूरी होती है। इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे आने वाले प्रैक्टिस सेशंस के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।